वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रोथ मॉडल जो दिया है जॉन रॉबिन्सन ने। प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन का नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हैरोडामा मॉडल, सोलो मॉडल और इसी तरह के बहुत सारे ग्रोथ मॉडल्स जो हम हर दम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, उसी में प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन का ये इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम इस ग्रोथ मॉडल को शॉर्ट में एक समराइजेशन में देखेंगे और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, अजम्पशंस हैं, इनको भी पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन विद दिस मॉडल। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन का मॉडल था वो किस बारे में था या इसके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या थी। तो सबसे पहले तो जॉन रॉबिन्सन ने एक बुक निकाली थी। इस बुक का नाम था अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। तो ये अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल नाम की बुक पब्लिश हुई थी 1956 में और इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन ने जिस बारे में सोचा था उसको काफ़ी लोगों में उसका प्रचार प्रसार हुआ और उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा। ना सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ में बल्कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन का काफ़ी योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मार्केट इक्विलिब्रियम से रिलेटेड दिए हैं, कंपटीशन से रिलेटेड दिए हैं। प्रोफेसर चेम्बरलिन के साथ भी उन्होंने मिलकर बहुत सारे पब्लिकेशंस लिखे हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इम्परफेक्शंस पे। तो इस बारे में भी उन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया है और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर्सपेक्टिव से भी उनका ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है। जहाँ तक कि हम बात करते हैं ग्रोथ मॉडल की जो प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन ने दिया था, तो उनका मेन जो फोकस था वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे था और ग्रोथ किस तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आएगी, वो आएगी कैपिटल अक्यूमुलेशन से। अब देखते हैं कि इसमें और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो ग्रोथ मॉडल प्रोपगेट हुआ बाय प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन, उसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी किया गया। अब ये जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रहता है, क्योंकि इसमें इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं या कोई ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं तो इसमें हम थ्योरी पार्ट तो बड़े आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स अगर हुआ या मैथमेटिकल एप्लीकेशन हुआ तो हमें डर लगता है। लेकिन ऐसा सिर्फ इसमें इसलिए रहता है क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि इसमें कौन से टर्म्स यूज़ कर रहे हैं या इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। और इसीलिए हम जब ये वीडियो बना रहे हैं और जब हम ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो हम इसमें थ्योरी एस्पेक्ट को अच्छे से समझ लें, ताकि जब हम इसको फिर से पढ़ें, बुक में पढ़ें या कहीं और पढ़ें, तो इसमें हमें मैथमेटिकल एप्लीकेशन भी उतनी आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे जो मैथमेटिकल एप्लीकेशन इस मॉडल में करी गई थी वो प्रोफेसर केनेथ के कुरिहारा ने करी थी और जिनके साथ मिलकर जॉन रॉबिन्सन ने इस मॉडल को और अच्छे तरीके से डेवलप किया। तो अब चलते हैं इस मॉडल की अजम्पशंस के तरफ। जब हम इस मॉडल की अजम्पशंस के लिए देखते हैं तो सबसे पहले तो मॉडल में अजम्पशंस क्यों लेते हैं। जब भी कोई इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल बनाया जाता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए और सारे जितने भी इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले लोग हैं उनको वो आसानी से समझ में आए, एक्सेसिबल हो उनके लिए, उस चीज़ के लिए ये अजम्पशंस बनाए जाते हैं, राइट। तो अब हम इनको पढ़ते हैं और हम इनमें देखते हैं कि इस मॉडल में ये क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो लेज़े फेयर, देयर इज अ लेज़े फेयर क्लोज्ड इकोनॉमी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इकोनॉमी की बात हो रही है वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, यानी कोई एक्सटर्नल इकोनॉमिक अफेयर्स इस इकोनॉमी में नहीं हो रहे हैं, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है। ये क्लोज्ड इकोनॉमी है और जिसमें जितने भी इकोनॉमिक अफेयर्स होंगे वो सारे इंटरनल ही रहेंगे और इन इंटरनल इकोनॉमिक अफेयर्स में लेज़े फेयर रहेगा, यानी फ्री ट्रेड रहेगी, कोई रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लेज़े फेयर और क्लोज्ड इकोनॉमी का है। फिर सेकंड पॉइंट आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
हर इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का होना और वो कौन कौन सी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि यही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिसके बेसिस पे हम इक्वेशंस ड्रॉ करते हैं, हम डिटर्मिनेंट्स और एलिमेंट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो हैं, कैपिटल और लेबर। जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो न्यूट्रल है। अब इसको समझते हैं। न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं होता है कि देयर इज नो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा नहीं होता। कोई भी इकोनॉमी में जो ग्रो कर रही है वहाँ पे टेक्नोलॉजी तो होगी, लेकिन टेक्निकल प्रोग्रेस न्यूट्रल है, यानी टेक्निकल प्रोग्रेस जो होने वाली है या जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, वो नहीं है। टेक्नोलॉजी में फ्लक्चुएशंस नहीं है, तो प्रोग्रेस न्यूट्रल है टेक्नोलॉजी लेकिन प्रोग्रेस न्यूट्रल है। फिर इकोनॉमी में दो क्लासेस हैं। इकोनॉमी जो जिस इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे ये ग्रोथ मॉडल अप्लाई हो सकता है, यहाँ पे दो क्लासेस हैं जिन क्लासेस के डिटर्मिनेंट्स हैं। एक तो वर्कर्स जो लेबर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है वर्कर्स, और दूसरे हैं प्रॉपर्टी ओनर्स या एंटरप्रेन्योर्स। तो इन दोनों पार्ट्स में या इन दोनों एलिमेंट्स में ये पूरी इकोनॉमी बटी हुई है, और इन्हीं दोनों पार्टिसिपेंट्स की वजह से जो नेशनल इनकम है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अब ये देखते हैं कि नेशनल इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है इन दोनों के बीच में। जब हम वर्कर्स की बात करते हैं तो वर्कर्स ऐसा माना जाता है इस मॉडल के अंदर कि जो वर्कर्स हैं वो कुछ भी सेव नहीं करेंगे, वो सारी अपनी जो इनकम है उसको कंज्यूम कर लेंगे। यूजुअली जब हम लिखते हैं जो इनकम है वो डिवाइड होती है कंजम्पशन और सेविंग के बीच में, ठीक है। तो जब भी आपको, जैसे आपको इनकम मिली तो आप कुछ उससे कंज्यूम कर लोगे, यानी आप कुछ खर्च कर दोगे, और आप कुछ इनकम आपकी सेव कर लोगे। तो यही दो तरीके हैं। लेकिन इस मॉडल के अंदर ये माना गया है जो वर्कर्स हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो लेबर क्लास है, वो अपनी इनकम को सेव नहीं कर पाती है और वो सारी इनकम अपनी कंज्यूम कर लेती है। इसका एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि जो वर्कर्स है, वर्किंग क्लास है, उनकी इनकम्स लो होती हैं, कम होती हैं, और इसलिए उनको सेव करने का इतना लग्जरी नहीं मिलता है, और इसीलिए उनकी जो इनकम है वो डायरेक्टली पूरी कंज्यूम हो जाएगी। सेकंड हम आते हैं एंटरप्रेन्योर्स पर। एंटरप्रेन्योर्स या जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, जो रिसोर्सेज को ओन करते हैं, वो कंज्यूम नहीं करेंगे कुछ भी और वो अपनी सारी इनकम सेव कर लेंगे। अब अगर प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा तो नहीं होगा। हर इंसान, हर इंडिविजुअल इनकम का कुछ पार्ट तो कंज्यूम करेगा ही, खर्च करेगा ही। लेकिन इस मॉडल में सिंप्लिसिटी या इसको और अच्छे से अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम इस चीज़ को देख रहे हैं या हम इस चीज़ को नोट कर रहे हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी इनकम को सिर्फ और सिर्फ सेव करेंगे और कंज्यूम नहीं करेंगे। अब ये सेव करके क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ये एंटरप्रेन्योर्स अपनी इनकम को सेव? क्योंकि इनको सेव करके इसको इन्वेस्टमेंट में डेवलप करना है। जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा रहेगा तो कैपिटल और अक्यूमुलेट होगा, वो और पैसा आएगा, और जब और पैसा आएगा तो और इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगे। तो डेवलपमेंट को कॉन्स्टेंटली होने के लिए, प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने के लिए कैपिटल अक्यूमुलेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए कैपिटल अक्यूमुलेशन जो मेन हमारा एम था शुरुआत में ही इस मॉडल के, इसको करने के लिए, इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए एंटरप्रेन्योर्स इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में होते हैं। उसके बाद जो प्राइस लेवल है या जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है वो न्यूट्रल रहेगा या उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो प्राइस लेवल हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि सेविंग जो है वो प्रॉफिट का ही एक फंक्शन है, राइट। अब इन सारे पॉइंट्स को देखकर हम समराइजेशन करेंगे और एक फाइनल इक्वेशन बनाएंगे जो स्टेडी स्टेट इक्वेशन बन जाती है प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन के इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल की। तो अब उस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे हम समराइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करते हैं कि
जो एंटरप्रेन्योर्स का टोटल प्रॉफिट है और जो वर्कर्स का टोटल वेज बिल है, उसी से एक्चुअली नेट नेशनल इनकम बनेगा। नेट नेशनल इनकम कैसे बनेगा? क्योंकि दो क्लासेस हैं इकोनॉमी में, तो वो जो अर्न करेंगे उसी से बनेगा नेट नेशनल इनकम। अब इसी सिंपल सी बात को हम मैथमेटिकली प्रेजेंट करते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को अलग से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो बहुत ही डिफिकल्ट इक्वेशन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो थ्योरी है उसी को यहाँ पे इंटरप्रेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। Py is equal to Wn plus pi pk। सबसे पहले हम LHS या लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट देखते हैं। Py, तो y यहाँ पे है नेशनल इनकम। y, कैपिटल Y को हमेशा हम नेशनल इनकम से डिनोट करते हैं, तो y इज नेशनल इनकम। छोटा जो p है, ये स्मॉल p, ये रेफर करता है प्राइस लेवल को। प्राइस लेवल, राइट। तो ये प्राइस लेवल आप हमने अजम्पशन में देख भी लिया कि कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे इंक्रीज होने वाला जो पोर्शन है वो एक्चुअल में सिर्फ y है, और कॉन्स्टेंटली ये प्राइस लेवल से मल्टीप्लाई होता रहेगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगी नेट नेशनल इनकम या नेट आउटपुट, नेट नेशनल आउटपुट। अब ये किस चीज के इक्वल है? ये वेज बिल और प्रॉफिट बिल के इक्वल है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये वेज बिल कैसे बनता है। सो W ओवर हियर, जो W है इज द वेज रेट, ठीक है, ये है मनी वेज रेट। W इज द मनी वेज रेट, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है कैपिटल N से। कैपिटल N कौन है? जो वर्कर्स हैं वही कैपिटल N है। तो टोटल वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयड हैं, मल्टीप्लाइड बाय उनका जो वेज रेट है, तो ये हमें देगा द वेज बिल, ठीक है। और इसमें हम ऐड करेंगे पाई पी के। पाई इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेट। जो प्रॉफिट रेट है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट है, वो सबसे पहला एलिमेंट है यहाँ पे, प्रॉफिट रेट, जो मल्टीप्लाई होगा प्राइस लेवल से, P से, द एवरेज प्राइस ऑफ आउटपुट, इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये फाइनली मल्टीप्लाई होगा K से, क्योंकि K क्या है? K है द अमाउंट ऑफ कैपिटल जो यूटिलाइज हो रहा है। जब हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट कैसे जनरेट हो रहा है? हमने पहले भी अजम्पशंस में नोट किया था कि कैपिटल अक्यूमुलेशन, इन्वेस्टमेंट, इसी से रिलेटेड हम प्रॉफिट को रख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल अक्यूमुलेशन होगा तभी हमारा इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, ये सब बढ़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कैपिटल का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए Py इज इक्वल टू Wn प्लस पाई पी के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक जॉन रॉबिन्सन की दी हुई इक्वेशन है। तो ये है हमारा बेसिक्स ऑफ द ग्रोथ मॉडल, जो कि प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन ने दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो समझ में आ गया है, और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स भी हम लेकर आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू इकोहॉलिक्स। थैंक यू।